सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। पंजाब के तरन तारन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुठभेड़ में बीएसएफ ने 5 घुसपैठियों को किया ढेर। घुसपैठियों के पास से हथियार बरामद। इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस का आतंकी धौला कुआं से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। पिस्टल और आईईडी बरामद। आतंकी के साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग हुई और मजबूत। कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 74.69%। अब तक 22,22,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.87%। देश में पिछले 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 16 जिलों के 81 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राज्य में बचाव और राहत कार्य जारी। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, अगले 2 साल से कम वक्त में दुनिया के कोरोना महामारी से उबरने की उम्मीद। संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्द पाया जा सकता है काबू। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मामले, 8 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। और देश भर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा पूजन, विसर्जन और सामुदायिक स्तर पर पर्व मनाने पर लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी पर लोगों को दी शुभकामनाएं। समाचार अब विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला के कीरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। स्थानियों के मुताबिक इलाके में भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। सुरक्षा बलों को इस इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उनकी धरपकड़ की कोशिशें की गई। मुठभेड़ फिलहाल जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। ये घटना आज सुबह पंजाब के तरन तारन जिले से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई। सीमा पर तैनात बीएसएफ की 103वीं बटालियन ने घुसपैठियों की संदेहास्पद गतिविधियों को नोटिस किया। सीमा पार न करने की चेतावनी देने पर घुसपैठियों ने बल के जवानों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 5 घुसपैठिए ढेर हो गए। घुसपैठियों के शव के साथ हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और इलाके में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया गया है, लेकिन एक बड़ी साजिश हो सकती थी, एक बड़ी घटना हो सकती थी जिस समय रहते रोका गया है। हालांकि तलाशी अभियान अब भी जारी है। बिल्कुल, देखिए अपडेट ये है कि इस घटनाक्रम में जो 5 घुसपैठिए मारे गए थे, उनके पास से फिलहाल अभी एक AK-47 और 2 पिस्टल, इसके साथ ही साथ 5 पैकेट जिसमें नशीला पदार्थ हो सकता है, जिसकी आशंका है, वो बरामद किए गए हैं। तो ये जिस इलाके में घटना हुई है रजनी, वहां धान की फसल लगी हुई थी और काफी एक तरह से कह सकते हैं 1 से 1.5 फुट पानी भी जो है पास के खेतों में जमा था। थोड़ा तलाशी अभियान में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि पानी में घुस करके जवान वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई, और मुझे याद नहीं है कि हाल के दिनों में इस तरह से एक साथ 5 घुसपैठिए, वो भी हथियारबंद घुसपैठियों को मार गिराया गया हो। इस तरह की कोई घटना हुई हो पंजाब में जब मिलिटेंसी थी, उन दिनों में इस तरह की घटनाएं नोटिस में आती थी, या फिर इक्का दुक्का 1 या 2 व्यक्ति या स्मगलर हो या घुसपैठिए हो, वो मार गिराया गया हो। लेकिन एक साथ 5 घुसपैठिए, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई इसलिए भी है क्योंकि ये जो हथियारबंद घुसपैठिए थे, इनको जब वापस जाने के लिए कहा गया या फिर रुकने के लिए कहा गया, तो इन्होंने
बीएसएफ के जवानों पर जो है कार्रवाई की, गोलीबारी की, उसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में ये मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की भी बात हो सकती है कि इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की सीमा से हो रही है, और जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब की सीमा से भी इस जी, तरह से घुसपैठिए भेजने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक बड़ी कार्रवाई बीएसएफ की। जी। जी। सुधाकर, आप बता रहे हैं जहाँ ये घटना हुई है, जहाँ घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, वहाँ पर खेत हैं, क्या वो रिहायशी इलाका है? और जैसा कि अभी सघन तलाशी अभियान अब भी चल रहा है, तो आसपास के इलाकों में कुछ और आतंकियों के क्या छिपे होने की आशंका हो सकती है? देखिए, जो जहाँ पे ये घटना हुई थी आज सवेरे, उस यूनिट के बीएसएफ जवानों का मानना है कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर घटनाक्रम, आसपास के इलाकों में भी गश्त लगातार चल रहा था, तो इसकी मुश्किल ये आशंका कम दिख रही है कि कोई स्लिप हो वहां से। लेकिन फिर भी किसी भी तरह की आशंका को निर्मूल ठहराने के लिए जो सघन तलाशी अभियान आसपास के इलाकों में भी चलाया जा रहा है, जो स्थानीय पुलिस है उनको अलर्ट किया गया है, आसपास के जिले में जो बीएसएफ की सीमाएं हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। कई बार एक घटना की आड़ में दूसरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, उन तमाम एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हथियारबंद ये घुसपैठिए थे, एक तरह से आर्म्ड इंट्रूडर्स थे, और हमको पता है कि पिछले एक पखवाड़े में अगर बात की जाए तो 2 बार कॉन्ट्राबैंड जो नशीले पदार्थ भी सीमा पर बरामद हुए हैं। तो ये एक तरह से कनेक्शन रहा है, पहले मिलता रहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए या हथियारों की तस्करी के जरिए पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में जो आतंकी मंसूबों को कामयाब बनाया जाए, तो उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं बड़ा प्रहार है आज ये जो घटना हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर पानी से भरा हुआ इलाका है, तो उसमें तलाशी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि पूरी तलाशी के बाद जो एक आधिकारिक बयान भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जारी किया जाएगा। लेकिन मुमकिन है कि हाल के 5-10 या 20 वर्षों में इस तरह की कोई घटना हुई हो, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता है जब एक साथ 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। बिल्कुल, तो घुसपैठ की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाने की कोशिश की रही थी, जिसमें 5 घुसपैठियों को जो हथियार समेत उनकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इसकी जानकारी दे रहे थे। सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि हम बता रहे थे, जैसा कि बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के बारामूला के कीरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। मुठभेड़ फिलहाल जारी है। इस खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता सलमान काजी से। सलमान, बारामूला में ये घटना किस वक्त हुई और क्या अभी भी वहां पर अभियान ये जारी है, मुठभेड़ जारी है? लगभग 11:30 के करीब आज एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। सलूसा क्रीरी, ये बारामूला में इलाका है। क्रीरी इलाका वहां पे ये जहाँ पे कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ पे एक अटैक हुआ था और उसका वीडियो भी पे दिखाया गया था। तो अभी तक जो हमें ताजा तरीन खबरें बताई जा रही हैं उनके मुताबिक एक मिलिटेंट मारा गया है इस कार्रवाई में अब तक, और जबकि और 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर अभी भी वहां पे है। और अभी भी वहां पे इलाके से जो गोलियों का तबादला है वो जारी है, और ऐसा हमें खबरें अभी भी बताई जा रही हैं। जी, सलमान काजी, खबर में जैसा कि मालूम चला है कि स्थानीय लोगों ने गोलीबारी की आवाज सुनी थी। अगर जहां ये घटना सामने आई है वहां की बात करें, क्या रिहायशी इलाका है, क्या आपकी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई है? देखिए, ये जो इलाका है सलूसा क्रीरी एरिया, ये इसके कश्मीर वैली आपको पता होगी, एक नैरो वैली है। तो हर ये ऑलमोस्ट वहां पर है जहां से थोड़े से अपलाइन स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा गांव है ये क्रीरी का एरिया, तो वहां पे लेकिन जंगल भी नजदीक हैं। तो ऐसा इलाका है कि जहाँ पे मिलिटेंट्स आ सकते हैं, जा सकते हैं। और जैसा कि वहाँ पे कुछ दिनों से मैंने आपको पहले ही बताया कि एक हमला हुआ था सीआरपीएफ में, जहाँ पे सीआरपीएफ के 2 जवान और एक जेके पुलिस के 1 जवान को मारा गया था। उसके बाद एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 मिलिटेंट्स मारे गए थे, और जिस कार्रवाई में जो 2 फौज के जवान थे वो भी मारे गए थे। तो पिछले 1-2 हफ्तों से ये इलाका काफी एक्टिव रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिटेंसी, और इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी वहाँ पे एक्टिविटीज रही हैं वहाँ पे कि इस पूरे इलाके को वो छानबीन करें। जी,
सलमान काजी, अगर बात करें इस पूरे इलाके में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीमा पर लगातार ऐसी गतिविधियां जारी है और ये इलाका काफ़ी एक्टिव है, सेना की तरफ से भी मुहिम जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं सीमा पर से जो है शांति भंग करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही है और सेना का हौसला जो है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो जिस तरीके से माकूल उन्हें जवाब दिया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारी सेना जो है वो खासकर इन इलाकों में पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, जैसा मैंने आपको कहा कि जो अटैक उनका सीआरपीएफ का था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पे लीक किया गया, तो एक प्रोपेगेंडा करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी कि वो कि डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस बात पे ये है कि उस अटैक के होने की एक दिन में उन्होंने उन सारे अटैकर्स को एलिमिनेट किया था और उसकी प्लानिंग में जो बाकी लोग हैं शायद उनको भी आज वो खत्म करने में कामयाब हो जाए। तो एक डेफिनेटली ये एंगल भी है। और जैसा कि आपने कहा सीमा पर, तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी की टॉप ब्रास ने कंटिन्यूसली कहा है कि वहां पे लॉन्च पैड हैं एलओसी के पार, जिनको यूटिलाइज किया जा रहा है टू पुश इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में। तो एक अच्छी खासी कोशिश की जा रही है, खासतौर पे नॉर्थ कश्मीर जो कि रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में पीसफुल रहा है, वहां पे एक नई मिलिटेंसी को बढ़ावा मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान काजी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला के किरी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है, जिसमें 2 आतंकियों के छिपे होने की अब भी आशंका जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े एक आतंकी को आईईडी के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कल रात करीब 12 बजे धौला कुआं से करोल बाग के रास्ते पर रिज रोड से पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद आतंकी को पकड़ा गया। आतंकी के पास से आईईडी और पिस्टल बरामद की गई है। पकड़े गए आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकी दिल्ली में खास इलाके को टारगेट करने के लिए आए थे। हालांकि उसके मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आतंकी की निशानदेही पर दिल्ली में और दिल्ली के बाहर ऑपरेशन जारी है। पुलिस को उसके कुछ साथियों की तलाश है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा धौला कुआं में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस आतंकी को लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के ऑफिस लाया गया है। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 22,22,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,631 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। और इस बीच एक अच्छी खबर आई। कोरोना जांच के मामले में देश ने एक अहम उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में पहली बार 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की गई है। कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में लगातार टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 21 दिनों में रिकवर हो चुके लोगों की संख्या अब 2 गुनी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि टेस्टिंग के जरिए जल्द पहचान, प्रभावी इलाज, निगरानी में होम आइसोलेशन, गुणवत्तापूर्ण मेडिकल केयर और श्रेणीबद्ध नए नीतिगत उपायों की वजह से 21 दिनों में रिकवरी में 100% की वृद्धि हुई है। और अब खबर बाढ़ से जुड़ी हुई। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि बाढ़ का पानी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ इलाकों से निकल गया है। 16 जिलों की 81 लाख से ज्यादा की आबादी अब भी बाढ़ से प्रभावित है। खगड़िया और समस्तीपुर में 6 राहत शिविरों में 5,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। बूढ़ी गंडक अब भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। प्रभावित जिलों में 371 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं, जिनमें लगभग 2,80,000 लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बाढ़ के कारण पिछले 28 दिनों से बंद पड़ी ट्रेन सेवा पुनः बहाल कर दी गई है।
और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की गंभीर स्थिति के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस का राशन मुहैया कराया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कलौजर समेत कई गांवों में नावों के सहारे बाढ़ पीड़ितों को राशन दिया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच नाव पर चलती फिरती जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से लाभार्थियों को चावल, गेहूं और दाल का वितरण किया जा रहा है। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोग निःशुल्क राशन प्राप्त कर प्रधानमंत्री और सरकार के प्रति आभार जता रहे हैं। पीडीएस का राशन पहुंचाने के लिए नाव पर ही वेइंग मशीन और पॉस मशीन फिट करके पीडीएस का कश्ती बनाया गया है, जो गांव-गांव जाकर के जो पानी से घिरे हुए हैं उनको जाकर के पीडीएस का खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। आज तक हम लोगों ने 91% खाद्यान्न का वितरण कर दिया है जिले में। बाढ़ से पीड़ित होने के कारण सुनील डीलर साहब हमारे यहाँ राशन लेके आए हैं, नाव से घर घर बांट रहे हैं और एक राशन का कोटा फ्री में आ रहा है। इसके लिए धन्यवाद हम नरेंद्र मोदी जी का देते हैं। और मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में तेज बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटों में भोपाल में 179 मिलीमीटर बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण भोपाल, इंदौर और सागर में निचले इलाकों में घरों में बारिश का पानी भर गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के बालाघाट, धार, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, रतलाम, नीमच, जबलपुर के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तवा नदी का जल स्तर बढ़ने से तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बारिश की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक राहत के कार्यों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखने, बाढ़ की स्थिति में आपात राहत के लिए सभी उपयोगी उपकरण, खोज और बचाव दल आदि को पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने जल भराव के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। आज ही मैंने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करके कंट्रोल रूम, चाहे वो प्रदेश का हो, 24 घंटे सक्रिय रहेगा और हर जिले में आपदा नियंत्रण के लिए हमारी टीम बनी हुई है। जिला मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। सारे कलेक्टर्स, एसपी, संबंधित अधिकारीगण, एसडीआरएफ की टीम सक्रिय कर दी गई है, तैनात है। और कहीं बाढ़ की स्थिति अगर बनती है, जल भराव की स्थिति बनती है, तो उससे निपटने के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। और आज देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस साल मुंबई में कोरोना महामारी के कारण त्योहार को लेकर पहले जितनी गहमागहमी देखने को नहीं मिल रही है। मुंबई में हर साल काफी चर्चा में रहने वाले लालबाग का राजा गणपति मंडल ने इस साल मूर्ति स्थापित नहीं करने का फैसला किया है। ये संस्था 10 दिनों तक चलने वाले गणपति त्योहार के मौके पर रक्तदान सहित स्वास्थ्य संबंधी कैंप का आयोजन करेगी। संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी। और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हर साल गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से विघ्नहर्ता गणेश जी के उत्सव में भी विघ्न पड़ता नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते भीड़ भाड़ पर पहले ही रोक है, इसलिए ज्यादातर बड़े गणेश मंडलों ने इस बार छोटे पैमाने पर ही गणेश उत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम देखते ही बनती है। घर घर में स्थापित छोटी गणेश मूर्तियां हों या फिर बड़े पंडालों में साज सज्जा के साथ विराजमान गणेश जी, मुंबई के गणेश उत्सव की चर्चा देश ही क्या दुनिया में होती है। लेकिन इस बार उत्सव का रंग रूप और मिजाज काफी बदला हुआ है, क्योंकि कोरोना की चपेट में देश में सबसे ज्यादा जो राज्य रहा वो महाराष्ट्र है और जो शहर रहा वो मुंबई है। इसलिए इस साल न ऊंची ऊंची गणेश प्रतिमाएं नजर आएंगी और न ही इनको देखने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें।
ना ही भरे हुए बाजार दिखाई दे रहे हैं और ना ही उत्साह से अपने गणपति बप्पा के लिए नई नई चीजें खरीदने वाले ग्राहक। राज्य सरकार ने पिछले महीने ही गणेशोत्सव मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई कम रखने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, आर्टिफिशियल जल निकायों में मूर्ति विसर्जन समेत कई नियम बनाए गए हैं। मुंबई के बड़े सार्वजनिक मंडल भी इस बार गणेशोत्सव सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। मुंबई के सबसे चर्चित गणेशोत्सव मंडल लाल बाग के राजा का दरबार इस वर्ष नहीं सजेगा। कोरोना के कारण लाल बाग मंडल ने गणेश मूर्ति की स्थापना न करके 10 दिनों तक स्वास्थ्य उत्सव मनाने का फैसला किया। इस दौरान ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। ये सब माहौल देखते हुए और लालबाग का राजा के दर्शन के लिए आने वाले जो करोड़ों भाविक हैं, उनकी संख्या ध्यान में रखते हुए हमने इस साल बड़ी कठिन मन से हमने ये निर्णय ले लिया कि इस साल लालबाग का राजा का गणेशोत्सव नहीं मनाएंगे, पर उसके बजाय हम लोग यहाँ पे आरोग्य उत्सव करेंगे, हेल्थ फेस्टिवल करेंगे, जो आज के दिन में हेल्थ फेस्टिवल की जरूरत है। लालबाग की तर्ज पर मुंबई के कई और प्रसिद्ध पंडाल जैसे सह्याद्री, गणेश गली, जीएसबी गणेश मंडल आदि ने इस साल बहुत ही सादगी के साथ छोटे पैमाने पर उत्सव मनाने का फैसला लिया है। इस साल ये कोरोना की पार्श्वभूमि ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्देश अनुसार एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे ये गणेशोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हो जहां ऊंची मूर्ति हम मुंबई के राजा की बनाई जाती थी, वहां 4 फीट के शाडू माती की गणेश जी की प्रतिमा हम प्रस्थापित कर रहे हैं। और इस साल कोरोना की वजह से यहाँ भीड़ न हो, इसीलिए बहुत ही कठोर निर्णय मंडल की तरफ से लिए गए, जैसे कि आम भाविकों को हम घर में बैठ के ही ऑनलाइन माध्यम से गणेश जी का दर्शन दे रहे हैं। गणेशोत्सव महाराष्ट्र की परंपरा और संस्कृति है, इसलिए ये नहीं टूटेगी, लेकिन कोरोना के चलते इसे सादगी से मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हर साल की तरह इस साल विशाल और भव्य गणेश जी की मूर्तियां, विसर्जन जुलूस में भीड़ और नाच गाना वगैरह नहीं होगा। विघ्नहर्ता गणेश तो हर विघ्न को दूर कर देते हैं और इस बार कोरोना महामारी जैसा विकट विघ्न पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये विघ्न भी विघ्नहर्ता दूर करे। मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में पिछले 12 घंटों में मध्यम से भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि मराठवाड़ा से सटे उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में घने बादल बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए विदर्भ क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और कोरोना की वजह से वापस घर लौटे प्रवासियों के पास सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर हो गई थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना को कई राज्यों में शुरू किया गया, जिससे लाखों लोगों को घरों में ही रोजगार मिल सके। सरकार की इस योजना से प्रवासी मजदूरों के चेहरों पर दोबारा रौनक लौट आई है। पेश है बिहार के नवादा जिले से रिपोर्ट। नवादा जिले में कोरोना के कारण बेकार होकर लौटे लगभग 57,000 प्रवासी, जिनके सामने बेरोजगारी की समस्या से दो चार होने की नौबत आ गई थी। ऐसे में गरीब कल्याण योजना मजदूरों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई। इस योजना के तहत केंद्रीय परियोजनाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया हूं और पढ़ाई करके कोई काम नहीं किए थे तो दिल्ली शहर में काम कर रहे थे। घर आए, उसके बाद बैठे थे घर में तो कोई काम धंधा नहीं मिला, तो यहीं पर बगले में मेरा यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। मैं बाईवड़िया स्टेशन से अदालपुर गाँव, यहाँ रोज डेली आते हैं, डेली काम करते हैं। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा और ग्राम पंचायतों के द्वारा हो रहे विकास के कार्यों में भी रोजगार मिला। नवादा जिले के रजौली के हरदिया में बन रहे पंचायत सरकारी भवन में भी अन्य प्रदेशों से आए राजमिस्त्री और मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिला। मनरेगा से बन रहे सामुदायिक शौचालय में भी दर्जनों प्रवासी कार्यकर अपना रोजगार सृजन कर रहे हैं। प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने में नाबार्ड भी इस जिले में अहम भूमिका निभा रहा है। नवादा के रजौली के करीगांव में सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर थी। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसे सुधारने के लिए नाबार्ड ने मिनी वाटर शेड योजना के तहत मेड़बंदी कराने का कार्य शुरू किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत हमारे जिले में सभी जो हमारे श्रमिक बंधु हैं, जो इच्छुक है कार्य करने को, उनको विभिन्न चीज़ों में रोजगार दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे रेलवे की योजनाएं हैं, हमारी BSNL के द्वारा जो फाइबर ऑप्टिक का कार्य किया जा रहा है,
मनरेगा के अंतर्गत प्लांटेशन का जो कार्य अभी चल रहा है, जो जल जीवन हरियाली योजना से भी लिंक्ड है। जिले में सरकार के निर्देशानुसार प्रवासियों को लगातार रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जो प्रवासी काम मांग रहे हैं उन्हें यथाशीघ्र कार्य दिया जा रहा है। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का फैसला करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस फैसले के बाद यहां के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने के फैसले का राज्य के कई शिक्षाविदों ने भी स्वागत किया है। इससे न केवल युवाओं का फीस के रूप में आर्थिक व्यय कम होगा, बल्कि उन्हें अपने नजदीकी प्रत्येक जिले पर परीक्षा केंद्र उपलब्ध होगा और ये परीक्षाएं बेहद कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में संपन्न होंगी। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम समय में दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से उबर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसस ने कहा है कि इस साल 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्द काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन और पूरी दुनिया का एक दूसरे से संपर्क होने के चलते कोविड-19 संक्रमण दुनिया भर में तेज रफ्तार से फैला। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि बेहतर तकनीक होने के चलते ही इस महामारी पर स्पेनिश फ्लू की तुलना में कहीं जल्द काबू पाया जा सकता है। स्पेनिश फ्लू के चलते फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 यानी 2 साल से ज्यादा वक्त में दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।